किम और जिनपिंग की दोस्ती, और इस दोस्ती को क्या आप देख पा रहे हैं और अमेरिका नहीं देख पा रहा है, या देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं कि चाइना जो है नॉर्थ कोरिया की मदद से जो है सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ये मानना नहीं है कि चाइना को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे अपनी सैन्य क्षमता, अर्थव्यवस्था और बाकी चीजों के अंदर डेवलप करने के बाद जो है वो एक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो नॉर्थ कोरिया है वो एक प्रकार से उसको एक प्रकार से उसका मददगार है, नॉट डायरेक्टली, पर अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो एक प्रकार से न्यूसेंस वैल्यू है। या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक बफर स्टेट है। सबसे ज्यादा जो चाइना के लिए बड़ा वनरेबल प्लेसेस पड़ जाते हैं वो है आपका येलो सी और नॉर्थ सी। अगर इसके अंदर से अमेरिका या साउथ कोरिया या जापान की तरफ से अगर ज्यादा मजबूती होती है तो चाइना के लिए भी एक प्रकार से डायरेक्ट खतरा हो जाता है। दूसरा जो है वो इसलिए नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है क्योंकि ये एक प्रकार से बफर जोन है चाइना और साउथ कोरिया के अंदर, जहां पर कि ऑलरेडी यूएस की फोर्सेस अवेलेबल है, अमेरिका की। इसके अलावा जो है, जो इसका परमाणु का परीक्षण करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये जो है उसमें डेवलपमेंट करते रहते हैं। इससे एक प्रकार से जो है वो अपना दबदबा जो है कोरियन पेनिसुला के अंदर बनाकर रखता है, और उसके बारे के अंदर कि वो भी एक मजबूत शासक है जो नॉर्थ कोरिया का है, वो भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है पूरे विश्व के स्तर के ऊपर जो है चाइना को भी ब्लेम किया जाता है एक प्रकार से, कि चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है उसके परमाणु डेवलपमेंट के अंदर, और इसके साथ साथ उसको सपोर्ट करता है। जी। अभी 2025 के अंदर जो है शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर की आपस के अंदर, डिक्टेटर की आपस के अंदर एक मीटिंग हुई थी। लेकिन उस बातचीत के दौरान भी जो है कोई न्यूक्लियर वेपन का निरस्त्रीकरण के बारे में कोई भी एग्री नहीं हुआ। तो अंदर ही अंदर जो है चाइना को भी थोड़ा खतरा लगता है कि अगर ये ज्यादा नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ा लेता है तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया उसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। ठीक है, ठीक है मलिक देखने साहब, के लिए नई दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा कोई फैक्टर या जियोपॉलिटिकल फैक्टर आप देख पा रहे हैं, और अगर देख पा रहे हैं तो क्या है, और नहीं देख पा रहे तो क्या? आशीष जी, देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है, ये कंट्री अपने लिए स्ट्रेटेजिक बफर क्रिएट करने में बिलीव करता रहा है पहले से ही। चाइना की दो पॉलिसी कि एक तो डायरेक्टली मिलिट्री एंगेज नहीं होना जब तक कि बिल्कुल प्रेसिंग सिचुएशन ना आ जाए। कारण ये होता है कि उससे नहीं तो वो अपने रिसोर्सेज को आपके डायरेक्ट एंगेज करने से बचता है, क्योंकि डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे आता है, आपके रिसोर्सेज पे आता है, आपके जीडीपी पे आता है। यही एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अभी कर्नल दिनेश बता रहे थे कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक बफर है उनका नॉर्थ कोरिया, एक स्ट्रेटेजिक बफर एक और है पाकिस्तान, आतंकिस्तान। वो भी इसने इसलिए किया है क्योंकि जब जब उसको जरूरत पड़ेगी अमेरिका के खिलाफ और इस एरिया की जरूरत पड़ेगी, उसने वहां से कराकोरम के थ्रू एक ऐसा सीपैक बनाया है जिसकी की बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। नॉट ओनली ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को एनसर्कल करने के लिए ये चाइना का एक हथियार है। आज भी इसको जो मिलिट्री के लोग हैं उसकी एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ये किसने लिखा है कि उसके थ्रू वो अपना मालवाहक की अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रखेगा। जरूरत पड़ने पर इस पर आप वो मिलिट्री अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा और भारत को एनसर्कल करने की कोशिश करेगा जो नीचे के अरब सागर तक जाएगा। इसके साथ साथ अब तीसरा देश उसमें चाइना तैयार कर रहा है। देखिए, ईरान और जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान अमेरिका का, इसके अंदर चाइनीज खुद चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने और वो डिक्लेयर कंट्री बने, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजिक बफर बनेगा उसके लिए। और इस तरह से देखा जाए कि तीनों दिशाओं में, इधर बीच में पाकिस्तान, उधर ईस्ट के अंदर उसने नॉर्थ कोरिया, और देखिए अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर वो पूरा परमाणु संपन्न बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है ईरान को। तो उसकी एक चाल समझिए ये कि वो डायरेक्टली एंगेज ना करके अपने रिसोर्सेज को, आज वो 19 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है, चाइना और अमेरिका 30 ट्रिलियन के ऊपर है। तो ये जो गैप है ना 11 ट्रिलियन का,
वो इसको जल्दी से जल्दी दौड़ के कवर करना चाहता है। लेकिन अगर आप मिलिट्री एंगेजमेंट में उलझ गए तो देखिए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बहुत महंगा होता है, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है जो भी देश इसमें शामिल हो। इसलिए चाइना कभी भी बीच बीच में हॉर्मुज के जो जिक्र आया था कि जी चाइना ने बहुत हार्ड पोस्टर लिया था, मैं आपके चैनल पे भी हर चैनल पे ये बोल रहा था कि चाइना नहीं आएगा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, वो डिप्लोमेटिक चैनल कराएगा, अपने एक तरह से जगह प्रॉक्सीज को आगे करेगा, इवन पाकिस्तान को भी वो यूज कर सकता है, आज भी कर रहा है। और भारत के खिलाफ ओप सिंदूर से लेकर उसका इतिहास देख लीजिए, उसकी सारी की सारी कहानी इस बात पर है कि मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन अपने हथियारों को यानी प्रॉक्सीज को रेडी करना है, या उनको आप स्ट्रेटेजिक बफर कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे ले, बात काम एक ही है। ठीक है सर, लौटूंगा, ओपनिंग कमेंट्स लेता हूं, मैं आ रहा हूं, वापस लौटूंगा। मोहम्मद अमीन साहब का मैं रुख करना चाहता हूं, पूर्व राजनयिक हैं। आपके अकॉर्डिंग इस पूरे माहौल को या इस पूरी दोस्ती को किस गर्मजोशी के साथ आप देख पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जहां तक सवाल है कोरिया का, कोरिया अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में है और उसने अपनी जो मारक क्षमता है वो अमेरिका तक उसने अपने मिसाइल को दागने की अपनी हैसियत टेस्ट कर रखी है। इससे अमेरिका बहुत घबराया हुआ है। और जहां तक सवाल है चाइना के, कि चाइना की वजह से वो किम की वजह से चाइना जो है वो बन जाएंगे सुपर पावर, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी एक पॉलिसी है चाइना की, चाइना अपनी तरीके से बन रहा है सुपर पावर। और जब भाई अभी आपने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो उन्होंने विजिट की 2 दिन की, और उसके बावजूद भी वहाँ पर उन पे कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी शर्तों में बात की है। इससे पहले भी याद होगा अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो थोपे थे अपने टैरिफ लगाए थे, उस पर भी चाइना झुका नहीं था, उसने भी अपनी तरफ से उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर दी थी और इसीलिए अमेरिका को झुकना पड़ा। तो आज जो स्थिति है वो आप देखेंगे, पहले गिना जाता था अमेरिका, रशिया, चाइना और तो तीनों कंट्री गिने जाते थे, लेकिन आज हमारे भारत की भी स्थिति आप देखेंगे कि भारत भी उसी चौथे नंबर पे गिना जा रहा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जहाँ तक सवाल ये कहने का है कि ये कोरिया ने तो अभी अपने 10,000 जो रशियन को फौज को लड़ाके अपने भेजे थे, उसमें 6,000 तो मारे भी जा चुके हैं और हथियार सप्लाई की बात है। और ये पुतिन हो, और आपने देखा होगा चाइना के अंदर पुतिन, कोरिया, रशिया और रशिया के पुतिन और कोरिया के ये किंग और ये चाइना के प्रेसिडेंट, तीनों की बातें नहीं सर, क्या आप इन दोनों की दोस्ती देख पा रहे हैं कि ठीक है आप साथ साथ में खड़े हो जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात हो जाएगी, टेंशन में आ जाएंगे, ऑलरेडी वो टेंशन में है, अब ये दोस्ती अगर सामने आ गई तो चैलेंजिंग होने वाला है। आशीष जी, इनकी वजह से आप इस कीजिए कि आज परेशान है अमेरिका, और यही नहीं तो अब तक ये ईरान पे कब्जा कर चुका होता। ठीक है, ब्रह्मदीप जी का रुख करता हूं। उत्तर कोरिया की नजदीकियों की हम बात कर रहे हैं चीन के साथ। अब अगर मैं इसको समझना चाहूं या मैसेज के तौर पर देखना चाहूं तो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मैसेज देने की क्या कोशिश है इन दोनों की? जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि यह जो विषय है ये 24/7 में जिनके भी दिमाग में आया ये जबरदस्त विषय, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए कितना जबरदस्त बात है कि चीन ने अपने कवच के तौर पर एक परमाणु संपन्न राष्ट्र को तैयार किया है, और यह परमाणु संपन्न राष्ट्र जो है वो चीन के सैन्य संसाधन के तौर पर अपना उपयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसमें इतना मानता है कि वो अमेरिका को धमका सकता है, उसमें इतना मानता है कि वो जो अमेरिका के सैन्य प्रतिष्ठान है, आप चाहे जापान में ले लें या आप चाहे दक्षिण कोरिया में ले लें, वहां पर मार करने की क्षमता रखता हो। एक ऐसा कवच है चीन का उत्तर कोरिया जो कि पूरे यूरोप को ध्वस्त कर सकता है, मतलब 15-16 हजार किलोमीटर तक मार करने वाली उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप देखिए कि जब कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में यदि चीन और अमेरिका का हमला होता है और अमेरिका के साथ यूरोप आता है या नाटो के देश आते हैं, तो नाटो के देश इस बात से डर जाएंगे कि यदि उत्तर नाटो के देश भी तो नाराज हैं ईरान वाले मैटर को लेकर, और आप जो जिक्र कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि वो इम्पॉसिबल होगा कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएं किसी भी वजह से। नहीं आशीष जी, कल्पना कीजिए आप
कि यदि नाटो आ भी गया, ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे और यूरोप और अमेरिका को आप अलग अलग नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते तो दुनिया की रणनीति बर्बाद हो जाएगी। ये तो ट्रंप का शिगुफा है। लेकिन यदि नाटो यूरोप ने सहायता करने की सोची भी, तो उत्तर कोरिया के परमाणु हमले से बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच यूरोप के पास है ही नहीं। कुल मिलाकर आने वाले समय में ये चीन ने जो महाशक्ति बनने का दावा ठोका है, उसमें दुनिया में खौफ पैदा करने का सबसे बड़ा माध्यम उत्तर कोरिया है, जिसको न तो आप मानवाधिकारों के नाम पर रोक सकते हैं, न लोकतांत्रिक तरीके से हटाने के बारे में सोच सकते हैं, न ही आप जो वहां के तानाशाह है उन पर कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो देश तो प्रतिबंधों से जूझ ही रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका की गलत नीतियों ने दुनिया में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि एक समानांतर दुनिया तैयार हो गई है, जो कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड गेम के कारण आप उसको रोक भी नहीं सकते। डबल स्टैंडर्ड का गेम आप ये इशारा कर रहे हैं कि इनको नजदीक लाने का काम भी अमेरिका ने किया है। जी बिल्कुल, इनको नजदीक लाने का काम अमेरिका ने। ठीक है, आता हूं मलिक साहब का मैं रुक करना चाह रहा हूं। मलिक साहब मेरी शायद उस सवाल से संतुष्ट नहीं थे, मैं उस पर रिएक्शन चाहता हूं सर। एक तो ये, क्या आप ये इंपैक्ट ये मानते हैं कि वाकई अमेरिका ने ही पुश कर दिया, अमेरिका ने गाहे बगाहे जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है, जो अब इधर ये दोस्ती देखने को मिल रही है? दूसरा जो मैंने कहा कि भाई साहब, अगर जो सवाल सर से था मेरा, कि क्या वाकई इस वक्त वो स्थिति बन गई है जहां पर ये दोनों ही साथ आ जाएंगे और साथ आने के बाद चीन और अमेरिका युद्ध पे फ्रंट में सामने आ जाएंगे? इज इट पॉसिबल सर? आशीष जी, अमेरिका और चीन कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। यही तो मैं भी कह रहा था। कारण है, दोनों को मालूम है जी। नहीं, ये मेरा असेसमेंट है। एक तो दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति इकोनॉमिक पावर, हाँ। और वो महाशक्ति का मतलब है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर। यही बात अगर एक स्केल, एक कदम डाउन कर दे, यही एग्जैक्ट सेम चीज है चाइना के पास। हाँ। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, हाँ। इसलिए वो अपनी पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है। जब जब ट्रंप साहब ने पिछली बार ट्रंप कार्ड यानी टैरिफ कार्ड चला, चाइना ने उनका उल्टा गियर डाल दिया। यही कारण है कि अमेरिका खार खाए बैठा है चाइना से, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ले नहीं सकता। इसलिए उसने वेनेजुएला पर तो सर मुलाकात करके चले आए, अपने हाथ में लिया। सर जी जी, ऐसा कौन सा देश है जो अपनी बेइज्जती कराने के बाद फिर पहुंच जाए? जी 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 आशीष जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी नस को उन्होंने काउंटर करने के लिए, यानी अमेरिका ने चाइना के प्रेशर को काउंटर करने के लिए वेनेजुएला पे दबाव डाल के उसके रिसोर्सेज को अपने हाथ में लिया, और वहां पर जो सबको पता है कि उन्होंने क्या खेला किया। दूसरी बात यह है कि हॉर्मुज के अंदर भी उनका ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है अमेरिका का, क्योंकि ईरान का 80% रिसोर्सेज जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट होते हैं। कि आप ईरान को टाइट कीजिए तो चाइना ऑलरेडी टाइट होगा, और बदले में रेयर अर्थ मेटल्स और स्पेशली जो आपका व्हाट यू कॉल दैट सिल्वर, जो इंडस्ट्री ग्रेड सिल्वर है, उस पर वो बार्गेन कर सकता है। हालांकि लगता नहीं कि 2 दिन की विजिट में उनको कुछ मिला है। एक चीज और टच करना चाहूंगा, देखिए नॉर्थ कोरिया का वेपनाइजेशन यानी एटॉमिक एनर्जी की सेंस में, ये सोवियत संघ ने किया उस टाइम पे 50s में। 50s में करने के बाद उन्होंने वहीं पे उस टाइम शांतिपूर्ण कार्य के लिए ये, लेकिन नॉर्थ कोरिया, हर कंट्री एक एम्बिशियस कंट्री होता है, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने एम्बिशियस को आगे बढ़ाया, और इसको बहुत बड़ा पुश मिला 90s के दशक में, जब हमारे खिलाफ यानी घास की रोटी खाने के लिए बेनजीर भुट्टो तैयार थी। डेली अपने देश में बोलती थी कि घास की रोटी खाऊंगी लेकिन परमाणु शक्ति बनकर रहूंगी, यानी 98 से पहले की बात है, जब तक उन्होंने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। तो चोरी छिपे, यानी पूरा जो AQ खान सागा, उस टाइम चोरी छिपे इन्होंने वहां पे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने के बहाने, क्योंकि उनको था कि भारत के खिलाफ हमको मिसाइल्स बनानी है, तो उन्होंने ये भी परहेज नहीं किया कि उनके पास जो चाइना से दी गई पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर की गई थी, वो भी उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर की। और यही कारण है कि 98 के बाद से लेके 2003 से लेके और 17 के बीच में उन्होंने 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं किया, इससे पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ। जी दिनेश सर, आप रूस की बात हम कर रहे हैं और चीन की बात कर रहे हैं, उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं प्रभाव के मद्देनजर देखूं या प्रभाव वाले एंगल से देखूं, तो क्या रूस के बाद अब चीन जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ उत्तर कोरिया पर नजर आ रहा है? पंडित जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि चाइना का ही प्रभाव
उत्तर कोरिया के आप है, आप थोड़ा सा इतिहास में चले जाइए कि जो इस समय नॉर्थ कोरिया का इलाका है उसका तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ मिलता है। 1990 जब उससे पहले भी यहाँ के जितने भी नागरिक होते थे वो काम करने के लिए रशिया के साथ जाते थे। ये एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप देखिए जिस समय 1950 से 53 तक की जो वॉर हुई थी, कोरियन वॉर हुई थी, तो उसमें एक तरफ से अमेरिका था, रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी हद तक मदद की थी। तो इस समय अगर हम ये कहें कि चाइना से ज्यादा रशिया का इसके ऊपर प्रभाव है, तो मेरा मानना यह है कि दोनों का इक्वल प्रभाव है। अगर आप इसको ये यार्ड स्टिक से देखेंगे तो जैसे कि मेरे सीनियर कर्नल मलिक ने बताया है कि यूक्रेन की लड़ाई के अंदर जो है इनके 10,000 सैनिक जो हैं वो गए हैं रशिया के अंदर। लेकिन जो बात मुद्दे की आ जाती है, देखिए साहब, कि दोनों के दोनों जो है, चाहे वो चाइना है चाहे वो रशिया है, और उनका एनिमी नंबर 1 जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां 28 फरवरी से पहले तक जो था नाटो था, जो कि अभी बिखरी हुई स्थिति में है। कल को ठीक हो जाए तो बात अलग है। लेकिन जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं वो बताना चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया की जो है उसकी दोस्ती चाइना के साथ, और नॉर्थ कोरिया की जो न्यूसेंस वैल्यू है, हालांकि ये शब्द थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो मैं कह सकता हूं कि जो नॉर्थ कोरिया का से चाइना को फायदा होता है उसमें यह है कि जिस समय ये अपना मिसाइल परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, तो उस समय जो है अमेरिका, जापान या दक्षिण कोरिया को जो है अपनी ज्यादा रिसोर्सेज जो है उस इलाके के अंदर डिप्लॉय करनी पड़ती है। इससे क्या हो जाता है कि चाइना को एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो है वो फायदा हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ध्यान जो है ईस्ट एशिया की तरफ से थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसमें जो है चाइना जो है मीनवाइल जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है वो पूरी कर लेता है। फिर अमेरिका केवल चीन को रोकने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने में जो है असफल पाता है, जिस समय नॉर्थ कोरिया किसी प्रकार का परीक्षण करता है। क्षेत्रीय तनाव जो है कभी कभी अमेरिकी गठबंधन के अंदर भी मतभेद पैदा कर देते हैं, जिस समय की कोरियन पेनिसुला में या इस तरफ एशिया के अंदर तैवान या इस तरफ है, तो उस समय जो अपोजिंग फोर्सेस हैं उनके अंदर भी किसी प्रकार के जो है डिफरेंसेस जो आ जाते हैं, जिसका कि चाइना को एक प्रकार से फायदा मिल जाता है। दूसरा आ जाता है चाइना की वजह से उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियां जो है भी जो चाइना को जो है इनडायरेक्टली आपको फायदा करवा लेती हैं। और जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो भी एक प्रकार से अनप्रिडिक्टेबल है। उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई किसी का प्रकार का जो है एथिक्स या नॉर्म्स नहीं है। अगर आपको ध्यान में होगा, अभी जिस समय कुछ दिन पहले ही जो है नॉर्थ कोरिया ने अपने कांग्रेस के अंदर एक बिल पास कराया है, जहां अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाए हैं, जिस प्रकार से ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिकन अटैक के अंदर मार दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी कारणवश जो है इनके डिक्टेटर का असैसिनेशन हो जाता है, इमीडिएटली जो है परमाणु बम जो है वो चला दिए जाएंगे। टारगेट उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। तो ये एक प्रकार से जो है पूरे विश्व के लिए, जहां अमेरिका के लिए या बाकी कंट्रीज के लिए भी एक प्रकार से ये खतरा पैदा करता है इस प्रकार का। बिल्कुल, और यही खतरा सर कहीं ना कहीं मोहम्मद अमीन सर, ये टेंशन वाली बात हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसको पूरा रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जाए या कोई वैचारिक चीजें भी होंगी? देखिए, देखा जाए तो मैं बहुत सी बातों पे कर्नल मलिक की बातों पे एग्री करता हूं। और एक बात आप देखेंगे पूरी दुनिया में कि आज जो ट्रम्प का अस्तित्व है वो बहुत ही ढुलमुल है। मतलब कहना चाहिए कि कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। देखिए आप कि उन्होंने जब वो वेनेजुला के बाद उन्होंने शुरू की वार ईरान के साथ में, सिर्फ कहने पे, इजराइल के कहने के बाद,
तो क्या मिला उनको? वो यहाँ पर उनको मात खानी पड़ी। आज सस्पेंड चल रहा है 3 से युद्ध, और वो कुछ कर नहीं पाए। देखिए इस मामले में जब ईरान पे उन्होंने किया, उसके बाद चाहता उन्होंने यूनाइटेड नेशन भी उनकी कोई अच्छाई नहीं हुई है। अब आप देखेंगे कि जो नाटो देश थे, उन नाटो देशों ने साफ कर मना कर दिया था कि आर्टिकल 5 में हमारा लिखा हुआ है कि हम पे कोई हमला करेगा तब हम करेंगे, और आपने खुद ही हमला किया है तो इसमें हम आपके साथ नहीं है। उनकी पॉलिसी अलग है। उसके बाद उन्होंने चाहा साथ कि नावल फोर्सेस हार्मोन्स स्टेट खोलने के लिए ईरान के लिए, ऑस्ट्रेलिया को चाहा उन्होंने, जापान को चाहा, सब ने मना कर दिया, और यूरोपियन यूनियन भी उनके साथ में नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि आज अलग थलग पड़ चुका है अमेरिका। और आप देखिएगा कि दोनों ही स्टेट, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, दोनों ही बिजनेस के मामले में बहुत ऊपर हैं। आज आप देखिए ट्रम्प गए भी थे चाइना, तो बिजनेस करने के लिए गए थे। वहां से उन्होंने जो उनके एयरबस के सौदे हैं वो 200 से तो कंप्लीट करके आए हैं। उसके अलावा और सीईओज लेके गए थे, सिर्फ बिजनेस करने गए थे। मैंने कई बार कहा अपनी डिबेट में कि ट्रम्प इज नॉट ए पॉलिटिशियन, नॉट ए ब्यूरोक्रेट, नॉट ए टेक्नोक्रेट, ही इज ओनली नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ही इज ओनली वेरी गुड बिजनेसमैन। वो सिर्फ बिजनेस करने गए थे, और चाइना जानता है कि इनको किस तरह डील करना है। इनको हर मामले में वो नीचे दिखाता आ रहा है। मैं समझता हूँ कुछ दिन के बाद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की किम की, वो अपने आप में सुपर पावर बन चुका है। अरुण जी, कोरोना के बाद खुले बॉर्डर ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा बेटर कर दिया, यानी रफ्तार दे दिया है। ये भी एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इनसाइड अगर इसमें हम जाए या इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करें तो क्या सीन देख पा रहे हैं कि इनको इनकी जरूरत है, जिसकी तरफ दिनेश सर भी ये कह रहे थे कि दोनों को एक दूसरे की कहीं ना कहीं जरूरत है, और पावर सर्किल अगर तैयार कर रहा है तो चीन ने जो है दरवाजा खटखटाया है। आशीष जी देखिए, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। दरअसल जब माओ से लेकर आगे भी चीन एक रणनीति पर चला है कि जो रणनीतिक मामले हैं या जो सीमा विवाद जैसे मामले, उनको दीर्घकालीन स्तर तक उलझाया जाए और आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए आर्थिक मसलों पर आगे बढ़ा जाए। आप देखिए भारत को लेकर भी चीन इस नीति का पालन करता है, जिसमें वो सीमा विवाद को दीर्घकालीन स्तर तक उलझाए रखने में विश्वास करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।